इमरजेंसी खत्म हो गई थी, लेकिन सरकार वही नहीं रही। 1977 के बाद भारत ने ये तय किया, अब कोई प्रधानमंत्री पूरे सिस्टम से बड़ा नहीं होगा। अदालतें बदली, संविधान बदला, सत्ता का डर बदला। आज की कहानी इमरजेंसी की नहीं है, आज की कहानी है उस सिस्टम की जिसने खुद को दोबारा डिजाइन किया। इमरजेंसी के बाद पावर और सिस्टम का बैलेंस आखिर कैसे बदला। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा। आज हम इमरजेंसी की पूरी कहानी दोहराने नहीं बैठे हैं, क्योंकि वो कहानी आप पहले भी सुन चुके हैं। आज जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उस एक पल को समझें जब भारत के लोकतंत्र ने पहली बार खुद को बेहद असहाय महसूस किया। 1975 की इमरजेंसी ने दिखा दिया कि संविधान होते हुए भी अगर सत्ता का संतुलन बिगड़ जाए तो आजादी एक आदेश से छीनी जा सकती है। उस दौर में सब कुछ तकनीकी रूप से कानूनी था। अखबार छप रहे थे, संसद चल रही थी, अदालतें मौजूद थी, लेकिन असहमति, सवाल और विरोध गायब थे। यही वो क्षण था जब भारत को एहसास हुआ कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं चलता, बल्कि इस बात से चलता है कि पावर कितनी जगहों पर बटी हुई है। इमरजेंसी खत्म हुई, सरकार बदली, लेकिन असली बदलाव वहाँ से शुरू हुआ जहाँ सिस्टम ने खुद से सवाल पूछा, अगर सारी ताकत एक हाथ में चली जाए तो उसे रोका कैसे जाएगा। इसके बाद अदालतों ने खुद को सिर्फ कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं, बल्कि नागरिक आजादी की आखिरी ढाल के रूप में देखना शुरू किया। संविधान में ऐसे संशोधन किए गए जिन्होंने इमरजेंसी को दोबारा लागू करना आसान नहीं बल्कि मुश्किल बना दिया। संसद ने कार्यपालिका से सवाल पूछने की हिम्मत दोबारा जुटाई, राज्यों ने केंद्र के सामने अपनी आवाज मजबूत की, मीडिया ने चुप रहने की कीमत समझी और जनता ने यह सीख लिया कि सत्ता अस्थायी नहीं होती। इमरजेंसी ने भारत के लोकतंत्र को खत्म नहीं किया, लेकिन उसने उसे डरा दिया, और यही डर आगे चलकर भारत के सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत बन गया। क्योंकि 1977 के बाद से लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं रहा, बल्कि एक सतर्क स्मृति बन गया, जो हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि अगर पावर का संतुलन बिगड़ जाए तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाता। और इसी सतर्क स्मृति का सबसे पहला असर पड़ा था न्यायपालिका पर। इमरजेंसी के दौरान अदालतें मौजूद थी, लेकिन उस दौर ने यह भी दिखा दिया कि सिर्फ मौजूद होना काफी नहीं होता अगर डर फैसले में घुस जाए। जब ये कहा गया कि आपातकाल के समय नागरिक अपनी आजादी के लिए अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते, तब पहली बार देश ने महसूस किया कि न्यायपालिका भी सत्ता के दबाव में झुक सकती है। इमरजेंसी के बाद यही एहसास एक आत्ममंथन में बदला। अदालतों ने अपने ही अतीत को देखा, अपनी सीमाओं को समझा और यह तय किया कि अब उनकी भूमिका सिर्फ सरकार के फैसले पर मुहर लगाने की नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की आखिरी दीवार बनने की होगी। इसी दौर में जीवन और स्वतंत्र को सिर्फ शब्दों से निकालकर जीने लायक अधिकार बनाया गया। जनहित याचिकाओं के जरिए आम आदमी को अदालत तक पहुंच दी गई और यह संदेश साफ कर दिया कि संविधान सरकार का हथियार नहीं बल्कि जनता की ढाल है। इमरजेंसी के बाद न्यायपालिका इसीलिए मजबूत नहीं हुई क्योंकि उसे ज्यादा ताकत दे दी गई, बल्कि इसीलिए मजबूत हुई क्योंकि उसने उस डर के साथ जीना सीख लिया, और उसी डर ने उसे हर आने वाली सरकार के सामने थोड़ा ज्यादा सतर्क, थोड़ा ज्यादा सख्त और थोड़ा ज्यादा जवाबदेही बना दिया। और जब न्यायपालिका ने खुद को संभाला तो अगला सवाल सीधे संविधान से टकराया। इमरजेंसी ने यह साफ कर दिया था कि समस्या सिर्फ लोगों में नहीं बल्कि उस ढांचे में भी थी जो एक व्यक्ति या एक सरकार के असाधारण शक्ति दे सकता था। इसीलिए इमरजेंसी के बाद संविधान को सिर्फ सम्मान के साथ नहीं बल्कि शक की नजर से भी देखा गया। यह पहली बार था जब देश ने माना कि अगर संविधान में ही ऐसे दरारें हो जिनमें सत्ता फिसल कर एक हाथ में जा सके तो लोकतंत्र हमेशा खतरे में रहेगा। इसी सोच ने यह तय किया कि अब आपातकाल कोई भावनात्मक या राजनीतिक फैसला नहीं होगा, बल्कि एक असाधारण और लगभग असंभव स्थिति बनेगा। इमरजेंसी लगाने की शर्त सख्त की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि प्रधानमंत्री अकेले यह फैसला न ले सके और नागरिक स्वतंत्रताओं को इस तरह से संरक्षित किया जाए कि उन्हें एक आदेश से मिटाया ना जा सके। संविधान का स्वर बदलने लगा। जहां पहले वो सत्ता को चलाने का दस्तावेज था, वहीं अब सत्ता को रोकने का औजार भी बन गया। इमरजेंसी के बाद संविधान इसीलिए नहीं बदला क्योंकि सरकार सुधर गई थी, इसीलिए बदला क्योंकि देश ने मान लिया था कि सरकार कभी भी बिगड़ सकती है और लोकतंत्र की असली सुरक्षा भरोसे में नहीं बल्कि सीमाओं में होती है। और जब संविधान ने सत्ता पर सीमाएं खींचनी शुरू की तो उसका सीधा असर कार्यपालिका पर पड़ा, खासकर उस पद पर जहां
इमरजेंसी के दौरान सारी ताकत सिमट कर आ गई थी। प्रधानमंत्री अब सिर्फ सरकार का चेहरा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का केंद्र बन चुका था और इमरजेंसी ने दिखा दिया था कि जब यह केंद्र बहुत मजबूत हो जाए तो संसद भी एक औपचारिकता बन सकती है। इसी अनुभव के बाद यह समझ बनी कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा कोई तानाशाह नहीं होता बल्कि वह चुप संसद होती है जो सवाल पूछना छोड़ दे। इमरजेंसी के बाद धीरे धीरे संसद ने अपनी खोई हुई भूमिका वापस ली। कैबिनेट के फैसले में शामिल करना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जरूरत बन गया और यह विचार मजबूत हुआ कि प्रधानमंत्री सरकार का मालिक नहीं बल्कि संसद के प्रति जवाबदेही पहला सेवक है। यह बदलाव किसी एक कानून या संशोधन से नहीं आया बल्कि उस सामूहिक डर से आया जो संसद ने इमरजेंसी के दौरान खुद को निष्क्रिय होते देखकर महसूस किया था। इसीलिए इमरजेंसी के बाद सत्ता की धुरी थोड़ी सी खिसकी। जहां पहले फैसले ऊपर से नीचे आते थे वहीं अब सवाल नीचे से ऊपर जाने लगे और प्रधानमंत्री का पद ताकत का शिखर होने के बावजूद पहले से कहीं ज्यादा राजनीतिक और नैतिक सीमाओं में बंध गया। और इसी बदली हुई धुरी का सबसे सीधा और सबसे ताकतवर जवाब 1977 के चुनाव में सामने आया। यह सिर्फ एक आम चुनाव नहीं था, यह उस डर का सार्वजनिक इजहार था जो इमरजेंसी ने देश के भीतर छोड़ दिया था। पहली बार मतदाता सिर्फ किसी पार्टी या नेता के पक्ष में वोट नहीं कर रहा था बल्कि उस विचार के खिलाफ वोट कर रहा था कि सत्ता कभी भी सवालों से ऊपर हो सकती है। जब केंद्र की सरकार बदली तो उसका महत्व इस बात में नहीं था कि कौन जीता या कौन हारा बल्कि इस बात में था कि जनता ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में पावर रिवर्सिबल होती है। इमरजेंसी ने यह भ्रम तोड़ दिया था कि एक बार केंद्र में बैठी सत्ता को हटाया नहीं जा सकता और 1977 के नतीजे ने उस भ्रम को हमेशा के लिए दफना दिया। यही वो क्षण था जब लोकतंत्र किताबों की अवधारणा से निकलकर व्यवहार की सच्चाई बन गया, क्योंकि देश ने अपने सबसे बड़ी ताकत मतदान का इस्तेमाल करके सिस्टम को यह दिखा दिया था कि अंतिम नियंत्रण किसी संविधान, किसी अदालत या किसी संसद के पास नहीं बल्कि जनता के हाथ में होती है। 1977 के बाद से सत्ता में बैठी हर सरकार के भीतर यह स्मृति जिंदा रही कि अगर संतुलन बिगड़ा, अगर आवाजों को दबाया गया तो वही जनता जिसे चुप समझा गया था अगली बार पूरे सिस्टम को रीसेट करने की ताकत रखती है। और जनता की इसी स्मृति का असर सिर्फ दिल्ली की सत्ता तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसने देश के संघीय ढांचे को भी एक नए सिरे से परिभाषित किया। इमरजेंसी के दौरान राज्यों ने यह देखा था कि केंद्र चाहे तो एक आदेश से उसकी सरकारें, उसकी सीमाएं और उसकी आवाज को किनारे कर सकता है। और यही अनुभव 1977 के बाद राज्यों के भीतर एक नई चेतना लेकर आया। अब राज्य सरकारें खुद को सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि लोकतांत्रिक की बराबरी का भागीदारी मानने लगी। क्षेत्रीय दलों का उभार इसी बदलाव का नतीजा था जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की राजनीति सिर्फ एक केंद्र से नहीं चलेगी। गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ जहां केंद्र को राज्यों के साथ समझौता करना पड़ा, उनकी जरूरतें सुननी पड़ी और उनकी असहमति को जगह देनी पड़ी। यह संतुलन किसी संवैधानिक अनुच्छेद से ज्यादा एक राजनीतिक वास्तविकता बन गया, एक ऐसी वास्तविकता जिसमें दिल्ली की ताकत अब पूर्ण नहीं रही और राज्यों की आवाज डर से नहीं अधिकार की भाषा में बोलने लगी। इमरजेंसी के बाद भारत का संघीय ढांचा इसीलिए मजबूत हुआ क्योंकि राज्यों ने समझ लिया था कि लोकतंत्र सिर्फ केंद्र की कृपा नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी है और इस साझेदारी में अगर एक पक्ष ज्यादा ताकतवर हो गया तो पूरा सिस्टम अस्थिर हो सकता है। और जिस तरह राज्यों ने अपनी आवाज दोबारा पाई उसी तरह इमरजेंसी के बाद सबसे गहरा बदलाव उस जगह पर दिखा जिसे आप लोकतंत्र की चेतना कह सकते हैं, मीडिया और नागरिक स्वतंत्रताएं। इमरजेंसी के दौरान अखबार छपते थे लेकिन खबरें नहीं बोलती थी, सवाल पूछे जाते थे लेकिन छपने से पहले काट दिए जाते थे और नागरिकों को यह एहसास हो गया था कि चुप्पी भी थोपी जा सकती है। यही अनुभव इमरजेंसी के बाद एक अस्थायी चेतावनी बन गया। मीडिया ने समझ लिया कि अगर वह सत्ता के साथ खड़ा होगा तो अगली इमरजेंसी में सबसे पहले वही कुचला जाएगा और नागरिक समाज ने यह सीखा कि आजादी को हल्के में लेना सबसे महंगी भूल हो सकती है। इसके बाद प्रेस सिर्फ सूचना देने वाला माध्यम नहीं रहा बल्कि सत्ता पर निगरानी रखने वाला एक नैतिक दबाव बन गया, जहां सवाल पूछना राष्ट्र विरोध नहीं बल्कि लोकतंत्र की जरूरत माने जाने लगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार की तरह नहीं बल्कि एक रोजमर्रा की जिम्मेदारी की तरह देखा जाने लगा, क्योंकि इमरजेंसी ने यह सिखा दिया था कि अगर मीडिया चुप रहा, अगर नागरिक खामोश रहे तो सबसे पहले सच गायब होता है और उसके बाद धीरे धीरे आजादी। इमरजेंसी के बाद भारत में नागरिक स्वतंत्रताएं इसलिए मजबूत नहीं हुई क्योंकि सत्ता उदार हो गई थी,
बल्कि इसलिए क्योंकि समाज ने यह तय कर लिया था कि अगली बार चुप्पी नहीं बल्कि सवाल उसकी पहली प्रतिक्रिया होगी। और जब समाज ने सवाल पूछने का फैसला किया तो सिस्टम को भी पहली बार अपने ही किए का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी के बाद शाह आयोग का गठन इसी आत्म स्वीकार का संकेत था। एक ऐसा दुर्लभ क्षण जब राज्य ने यह मानने की कोशिश की कि सत्ता से गलतियां भी हो सकती है और उन गलतियों की जांच भी होनी चाहिए। आयोग ने उन फैसलों, उन गिरफ्तारियों और उस चुप्पी को दस्तावेज में बदला जो इमरजेंसी के दौरान डर के कारण बिखरी हुई थी। और पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि असाधारण शक्तियां कैसे साधारण नागरिक के जीवन को असाधारण रूप से असुरक्षित बना देती है। भले ही इस निष्कर्षों से बड़े स्तर पर सजाएं नहीं मिली, लेकिन लोकतंत्र को एक चेतावनी जरूर मिल गई कि इतिहास को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। शाह आयोग का असली महत्व दंड में नहीं बल्कि स्मृति में था, क्योंकि उसने इमरजेंसी को अपवाह या राजनीतिक आरोप नहीं रहने दिया बल्कि एक आधिकारिक सच्चाई बना दिया। उसी सच्चाई ने आने वाली सरकार को यह याद दिलाया कि सत्ता भले मजबूत हो, लेकिन अगर उस फैसले इतिहास के कटघरे से खड़े कर दिए जाए तो उसका बोझ पीढ़ियों तक ढोना पड़ता है। इमरजेंसी के बाद भारत का सिस्टम इसीलिए बदला क्योंकि उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ आगे देखना काफी नहीं बल्कि पीछे मुड़कर अपनी गलतियों को दर्ज करना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से यह समझ बनती है कि इमरजेंसी के बाद भारत में पावर का संतुलन किसी एक संस्था के हाथ में नहीं गया बल्कि जानबूझकर बांट दिया गया। न्यायपालिका ज्यादा सतर्क हुई, संसद ज्यादा मुखर बनी, राज्यों ने अपनी जगह वापस पाई, मीडिया ने सवाल पूछना सीखा और जनता ने यह याद रखना शुरू किया कि लोकतंत्र कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं बल्कि एक रोज की जिम्मेदारी है। सत्ता अब उतनी आजाद नहीं रही जितनी इमरजेंसी से पहले थी, लेकिन लोकतंत्र ज्यादा मजबूत इसीलिए हुआ क्योंकि उसे सीमाओं में रखा गया। इमरजेंसी ने भारत को यह सिखाया कि भरोसे पर टिका सिस्टम देर सवेर टूट जाता है, जबकि संतुलन पर टिका सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होता है। इसीलिए इमरजेंसी के बाद भारत ने किसी नेता को नहीं बल्कि संस्थानों को मजबूत करने का रास्ता चुना और उसी चुनाव ने यह तय किया कि भविष्य में लोकतंत्र किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि साझा चेतना पर टिकेगा। इमरजेंसी इतिहास का एक अध्याय भर नहीं रही, वह एक चेतना बन गई और शायद यही वजह है कि भारत का लोकतंत्र आज भी खड़ा है, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा सतर्क, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा जीवित। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार है। इमरजेंसी हमें यह याद दिलाने के लिए नहीं जानी जाती कि सत्ता कितनी खतरनाक हो सकती है, बल्कि इसीलिए जानी जाती है ताकि हम कभी यह न भूल सके कि लोकतंत्र अपने आप सुरक्षित नहीं रहता। उसे हर पीढ़ी को पहचानना पड़ता है, उसे सवालों से सींचना पड़ता है और जब भी पावर एक जगह सिमटने लगे तो उसे रोकने की साहस दिखाना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन डर सवालों से बड़ा हो गया उस दिन इमरजेंसी दोबारा किसी घोषणा के साथ नहीं बल्कि चुपचाप लौटेगी और इतिहास हमें माफ नहीं करेगा अगर हमें उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल आपसे है, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या इमरजेंसी के बाद पावर और सिस्टम के इस बदलाव को आपने भी इसी नजर से देखा था या आपकी सोच इससे अलग है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सुनने से नहीं बात करने से जिंदा रहता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे विषयों पर गहराई से बात होना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये चर्चा आगे बढ़ सके।